प्रोफेसर माल्थस ने यूरोपीय संदर्भ में ये जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत दिया था। माल्थस ने इस सिद्धांत के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की। ठीक है, तो ये सिद्धांत कुछ आधारभूत मान्यताओं पर आधारित है। वो इस प्रकार है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, यानी कि दोगुनी गति से होती है। यानी कि जनसंख्या पहले 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है, 8 से 16 होती है, 16 से 32, 32 से 64। ठीक है, इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती है। दूसरा, संसाधनों में जो वृद्धि होती है वो अंक गणितीय रूप में होती है, और संसाधन से उनका तात्पर्य यहाँ खाद्य पदार्थों से है। ठीक है, प्रोफेसर माल्थस जो संसाधन की यहाँ बात कर रहे हैं वो खाद्य पदार्थों से कर रहे हैं। तो इनमें संसाधनों में वृद्धि होती है अंक गणितीय रूप में, यानी सामान्य गति से, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न उत्पत्ति के अंतर संबंधों को स्थापित किया। ठीक है, तो जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि को माल्थस ने 25 वर्ष बताया है, यानी कि हर 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। अगर आज जनसंख्या 2 करोड़ है तो 25 वर्ष बाद वो जनसंख्या 4 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोगुने होने की अवधि माल्थस ने कितनी बताई है? 25 वर्ष, यानी हर 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है। और उनके द्वारा बताई गई वृद्धि दर से 200 वर्ष में जनसंख्या और निर्वाह के साधन यानी संसाधनों का जो अनुपात होगा वो होगा 256:9, यानी 256 आपकी जनसंख्या होगी और उसके अनुपात में 9 संसाधन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जनसंख्या और खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो माल्थस ने जनसंख्या और संसाधन के अनुपात की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है, संसाधन की तुलना में जनसंख्या की मांग कम होती है। ठीक है, यानी कि संसाधन अभी पहली अवस्था में अधिक है और जनसंख्या कम है। ठीक है, इस स्टेज पर कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। दूसरी अवस्था में खाद्यान्न उपलब्धता और जनसंख्या की मांग बराबर होती है, यानी कि जितना आपके पास संसाधन है, खाद्य संसाधन है, उतनी ही आपकी जनसंख्या है। तो इस स्टेज पर भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जो तीसरी अवस्था आती है उसमें खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। जितने आपके खाद्य संसाधन है उसके मुकाबले जनसंख्या की मांग अधिक होती है। तो तीसरी अवस्था ही जनाधिक्य की अवस्था होती है, ओवर पॉपुलेशन की अवस्था होती है। और ओवर पॉपुलेशन का मतलब यह है कि जितने आपके संसाधन है उसके मुकाबले जनसंख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जनसंख्या की मांगों के अनुरूप साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। ठीक है, जितनी जनसंख्या की मांग होती है उस अनुरूप में साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे में क्या होता है कि जनसंख्या सकारात्मक उपायों के द्वारा नियंत्रित होती है। तो उन्होंने माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय भी बताए हैं। पहला है निवारक उपाय और दूसरा है सकारात्मक उपाय। तो वो बताते हैं कि जब जनसंख्या की मांग के अनुरूप संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते, यानी जनसंख्या संसाधन से अधिक होती है, तब सकारात्मक उपाय के द्वारा जनसंख्या पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। वो किस प्रकार होता है? तो सकारात्मक उपाय के अंतर्गत वो बताते हैं अकाल, महामारी, प्लेग, युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसे कारक बताए हैं सकारात्मक उपायों में, जिनसे जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, माल्थस ने जो जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए हैं, मैं अभी सकारात्मक उपाय की बात कर रहा था, तो उन्होंने 2 उपाय बताए हैं, निवारक उपाय और सकारात्मक उपाय। तो निवारक उपाय में उन्होंने बताया है आत्म संयम, ब्रह्मचर्य, विवाह के बाद आत्म संयम और विवाह देर से करना आदि। सकारात्मक उपायों में आते हैं अकाल, महामारी, युद्ध तथा प्राकृतिक आपदा। ये सब क्या है? सकारात्मक उपाय। तो माल्थस ने अपने इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण के निवारण उपाय अपनाए जाते हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यानी कि आप खुद से अपने ऊपर नियंत्रण करके जनसंख्या की गति को रोकते हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। लेकिन यदि आप अनुकूल निवारक उपाय नहीं अपना पाए तो सकारात्मक उपायों के द्वारा जनसंख्या स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगी। यानी आप खुद जनसंख्या को पर नियंत्रण नहीं कर पाए अपने निवारक उपायों के द्वारा, तो सकारात्मक उपाय जिसमें अकाल, महामारी, भूखमरी ये सब है, इसके द्वारा जनसंख्या स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत यूरोप में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों और वहां खाद्यान्न संकट के संदर्भ में तत्कालीन परिस्थितियों पर लागू होता था। परंतु यूरोप में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में होने वाले खाद्यान्न की कमी की जो समस्या थी, उसको संसाधन विकास, कृषि विकास, नवीन कृषि भूमि उपयोग और कृषि क्षेत्र में विकास, कृषि में नवीन तकनीक का प्रयोग इत्यादि से उसका समाधान कर लिया गया। और ये देखा गया कि जनसंख्या की तुलना में खाद्यान्न उपलब्धता और संसाधन का विकास अधिक तीव्रता से हुआ। यानी कि यूरोप के संदर्भ में इन्होंने ये जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत दिया था। लेकिन वहाँ औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीकी में परिवर्तन हुआ तो कृषि में भी विकास हुआ। उससे उन्होंने जिस
तीव्रता से जनसंख्या बढ़ रही थी उससे अधिक तीव्रता से संसाधन उत्पन्न करने शुरू कर दिए, जिससे ये समस्या समाप्त हो गई। जिसका एक उदाहरण आप भारत में हरित क्रांति में भी देख सकते हैं। हरित क्रांति के आने से भारत में जो खाद्यान्न की समस्या थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार यूरोपीय देशों में ही माल्थस के सिद्धांत के अनुरूप जनसंख्या एवं संसाधन का जो अनुपात की प्रवृत्तियां नहीं पाई गई, तो इससे माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की जाने लगी। तो अब इसकी आलोचनाओं की बात करें तो संसाधन में केवल खाद्यान्न को रखा है, जबकि अन्य संसाधन भी हो सकते थे। ये अपने संसाधन में खाद्यान्न की ही बात करते हैं। ठीक है, तो लेकिन संसाधनों में तो फिर अन्य साधन भी आते हैं, तो ये इसकी एक आलोचना है। दूसरा, इन्होंने माना खाद्यान्न संकट से जनसंख्या नियंत्रण होगा, यानी जब खाद्यान्न का संकट होगा तो भुखमरी होगी और भुखमरी से लोग मरना शुरू हो जाएंगे, तो इससे जनसंख्या में नियंत्रण होगा। जबकि आज के समय में खाद्यान्न की कमी आयात के द्वारा भी दूर की जा सकती है। यदि किसी एक देश में अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ सूखा है, कृषि का उत्पादन नहीं हुआ, तो वो दूसरे देश से आयात कर सकता है, तो इस प्रकार वहाँ भुखमरी जैसी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तीसरा है कृषि भूमि का विस्तार, उत्पादन में वृद्धि, नवीन तकनीकी के उपाय आदि से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होती है और यह वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में अधिक होती है। जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको बताया, हरित क्रांति, जो भारत में 1960 के दशक में अपनाई गई थी, जिससे हमारी खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर काफी अधिक हो गई थी। फिर जो इन्होंने बताया कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, यानी दोगुनी गति से बढ़ती है, और संसाधन सामान्य गति से बढ़ते हैं या अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, इसे भी उन्होंने व्यावहारिक नहीं बताया। साथ ही इन्होंने कहा हर 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है, ये बात भी पूर्णतः सच साबित नहीं होती। फिर जो इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के निवारक उपाय बताए वो अव्यावहारिक हैं। ठीक है, यानी कि हर कोई इन उपायों को नहीं अपना सकता। जनसंख्या नियंत्रण के सकारात्मक उपाय भी इतने खास तौर पर कहीं नहीं देखे गए हैं कि बड़े पैमाने पर जनसंख्या स्वतः ही नियंत्रित हो जाए, अतः ये भी व्यावहारिक नहीं है। यानी कि इनके जो दोनों उपाय थे, निवारक उपाय और सकारात्मक उपाय, ये भी व्यावहारिक नहीं माने गए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि माल्थस के सिद्धांत की आलोचना विभिन्न आधारों पर की जाती है, विशेषकर वर्तमान समय में जहाँ जनसंख्या नियंत्रण के कई वैज्ञानिक और व्यावहारिक उपाय अपनाए जा रहे हैं। जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत कई विधियां अपनाई जा रही हैं। ऐसे में माल्थस द्वारा दिए गए निवारक निरोध के उपाय भी अव्यावहारिक हैं। फिर आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में खाद्यान्न स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध करा दिया जाता है और खाद्यान्न समस्या वाले क्षेत्रों में भी अकाल, महामारी, युद्ध जैसी समस्याएं बृहद स्तर पर उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ग्लोबल वैश्वीकरण के इस दौर में हम आयात निर्यात के द्वारा ये समस्याओं का काफ़ी हद तक निराकरण कर सकते हैं। इस प्रकार ये सिद्धांत ना तो तत्कालीन परिस्थिति में लागू होता है और ना ही वर्तमान परिस्थिति में भी पूर्णतः लागू होता है। तो इस सिद्धांत को फिर अव्यावहारिक और अमान्य करार दे दिया गया। लेकिन 20वीं सदी में ओसबर्ग एवं बोवेट ने 1948 में नव माल्थस सिद्धांत दिया। किसने? 20वीं सदी में ओसबर्ग एवं वोवेट ने 1948 में नव माल्थस सिद्धांत दिया, जिससे पुनः माल्थस के सिद्धांत की प्रासंगिकता स्थापित हो गई। किस तरीके से? तो नव माल्थसवाद सिद्धांत के अनुसार हालांकि विश्व की जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही खाद्यान्न उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। ये तो इन्होंने बात मानी नव माल्थसवाद में कि जनसंख्या वृद्धि के साथ ही खाद्यान्न की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र बनी हुई है। ये तो आप भी जानते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है विश्व में वो अभी भी काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो ऐसा, और यदि ऐसा होता रहा कि जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाले समय में कृषि भूमि की कमी हो जाएगी, मृदा की गुणवत्ता में कमी हो जाएगी, उत्पादकता में कमी के कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका काफ़ी रिपोर्टों में भी जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार माल्थस की तीसरी अवस्था उत्पन्न हो सकती है, जहाँ संसाधन और जनसंख्या से रिलेटेड जो समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है। तो इस विचार को क्लब ऑफ रोम के वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 का समर्थन भी प्राप्त हुआ। लिमिट्स टू ग्रोथ के अनुसार पृथ्वी एक अंतरिक्ष यान की तरह है, जिसमें निश्चित मात्रा में ही संसाधन है और अत्यधिक जनसंख्या संसाधन पर दबाव बनाएगा और ओवर पॉपुलेशन की समस्या उत्पन्न होगी। और जब जनसंख्या की तुलना में संसाधन की कमी हो जाएगी, समस्या उत्पन्न होगी, जिससे जनसंख्या की तुलना में संसाधन की कमी हो जाएगी। इस तरह वर्तमान समय में भी माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत की प्रासंगिकता बनी हुई है। जिस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण और वायुमंडलीय परिस्थिति की समस्याओं में वृद्धि हो रही है,
ये भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं में तीव्र वृद्धि करेगा। ठीक है, और माल्थस ने भी प्राकृतिक आपदाओं को सकारात्मक उपाय के अंतर्गत स्वीकार किया है। तो आखिर में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान समय में माल्थस का सिद्धांत शायद ही कहीं लागू होता हो, परंतु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि माल्थस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। जिस प्रकार जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और जनसंख्या के कारण काफी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उस प्रकार इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए थे और उनका यह जनसंख्या सिद्धांत साम्यवादी दर्शन से प्रभावित था। मार्क्स के अनुसार वैश्विक समाज पूंजीपति व सर्वहारा दो वर्गों में विभाजित होता है। पूंजीपति आप कह सकते हो अमीर वर्ग और सर्वहारा आप कह सकते हो गरीब वर्ग या मजदूर वर्ग। इन दो वर्गों में विभाजित होता है संपूर्ण वैश्विक समाज। और ये जो जनसंख्या विस्फोट होता है ये सर्वहारा वर्ग या आप कह सकते हैं मजदूर वर्ग में होता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग में धन संचय की प्रवृत्तियां होती है तथा वह विलासितापूर्ण जीवन के लिए संतान उत्पत्ति की कामना नहीं करता। पूंजीपति वर्ग हमेशा ज्यादा संतान उत्पन्न करने से बचता है, ठीक है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं वो अपने विलासितापूर्ण जीवन में एक बाधा के रूप में देखता है। तो इनके ज्यादा से ज्यादा एक या दो बच्चे ही होते हैं। ठीक है, इस वर्ग में पूंजीपति वर्ग में पूंजी का विकास एवं पुनर्निवेश उनकी मूल प्रवृत्ति होती है, जबकि सर्वहारा वर्ग में यह सचेतना होती है कि संतान ही उनकी पूंजी है, क्योंकि जितने अधिक हाथ होंगे उतनी अधिक मजदूरी आएगी। ठीक है, और इस प्रकार उनमें जनसंख्या का विस्फोट की जो प्रवृत्ति होती है वो अधिक पाई जाती है, अधिक इनके बच्चे होते हैं। लेकिन इस सोच का नुकसान यह होता है कि श्रम का विशाल अधिशेष बनता है, जिससे श्रम दर कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि श्रम का अधिशेष बन जाता है, श्रमिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उतना काम होता नहीं, तो इससे भी उन्हें घाटा होता है, क्योंकि इससे जो श्रम की दर होती है वो घट जाती है, क्योंकि श्रम अधिशेष से जो श्रमिक होते हैं वो पर्याप्त मात्रा से भी अधिक हो जाते हैं। ठीक है, इससे इसका घाटा ये होता है कि श्रम दर घट जाती है, क्योंकि अमीर वर्ग धन संग्रह पर बल देते हुए श्रमिकों की अतिरिक्त शक्ति को निरंतर सस्ता बनाए रखते हैं। क्योंकि धन का सारा संग्रह पूंजीपति वर्ग पे होता है, तो वो क्या करता है कि श्रमिकों की जो अतिरिक्त शक्ति है, जो अधिक है, जो आपकी पर्याप्त मात्रा से अधिक जो श्रमिक हो गए हैं उनको निरंतर वो सस्ता बनाए रखता है। इससे क्या होता है कि पुनः संतान उत्पत्ति एवं जनसंख्या वृद्धि का चक्र उत्पन्न होता है और श्रम दर पुनः गिरती है। तो इससे एक चक्र चल जाता है। मजदूर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए और संतान उत्पत्ति करता है और इससे जनसंख्या वृद्धि का चक्र बन जाता है और वापस इससे क्या होती है, श्रम दर गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि वह श्रमिक अधिशेष बन जाता है। इस प्रकार जनसंख्या विस्फोट निरंतर जारी रहता है तथा वर्ग विभेद बढ़ता है। अब बात करें मार्क्स ने जनसंख्या नियंत्रण का क्या उपाय बताया, तो मार्क्स ने जनसंख्या नियंत्रण का उपाय पूंजीवाद का अंत बताया। साथ ही मार्क्स ने संसाधनों के दोहन के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को ही दोषी माना, क्योंकि धन के लालच में ये संसाधनों का अधिक दोहन करते हैं। तो चलिए आखिर में माल्थस एवं मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के बीच अंतर भी देखते हैं। ठीक है, तो जो माल्थस थे वो पूंजीवाद के समर्थक थे, जबकि मार्क्स पूंजीवाद के विरोधी थे और इसे ही वो मूल कारण मानते थे जनसंख्या विस्फोट का। और जो मार्क्स थे वो साम्यवादी दर्शन के समर्थक थे। माल्थस जनसंख्या वृद्धि का कारण जैविक क्रिया को मानते थे कि ये मानव में ही मूल प्रवृत्ति होती है बच्चे ज्यादा पैदा करने की, जबकि मार्क्स ने जनसंख्या के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक कारण माना। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के समाधान के लिए नैतिक नियंत्रण, प्राकृतिक कारक जैसे आपदा और अनैतिक कार्य जैसे वैश्यवृत्ति के सुझाव दिए, जबकि मार्क्स ने समाधान के रूप में पूंजीवाद का अंत बताया कि यदि पूंजीवाद का अंत हो जाएगा तो ये जो आपका चक्र है वो रुक जाएगा और जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रित हो जाएगी। माल्थस ने जनसंख्या से उत्पन्न संकट की उद्घोषणा की, जबकि मार्क्स ने कहा कि आर्थिक संकट, गृह युद्ध, क्रांतिकारी परिवर्तन ये सब जो होंगे वो पूंजीवाद के कारण होंगे, ना कि जनसंख्या वृद्धि के कारण। माल्थस ने अपने सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्यान्न उत्पत्ति के अंतर संबंधों को संयोजित किया, जबकि मार्क्स श्रम दर एवं जनसंख्या वृद्धि में संबंध बताते हैं तथा खाद्यान्न संकट का कारण धन संचय को मानते हैं। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत का विकास थॉमसन और नॉटिस्टिन द्वारा किया गया था।
इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जो होती है वो क्रमिक चरणों में होती है और प्रत्येक देश को इस क्रम या अवस्था से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो क्रम में होती है कि प्रथम क्रम या अवस्था में वो जनसंख्या स्थिर होती है, फिर विस्फोट होता है, ठीक है, इस तरीके से फिर पतन शुरू होता है। तो इन विभिन्न अवस्थाओं में क्या होता है, एक परंपरागत पशुपालक व कृषक समाज विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंत में औद्योगिक व नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो सिद्धांत है ये मुख्यतः यूरोप के संदर्भ में दिया गया था। इस सिद्धांत को सरल भाषा में समझे तो कोई भी देश आरंभ में एक पशुपालक व कृषि करने वाला समाज होता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन करते हुए अंत में औद्योगिक और नगरीय समाज में बदल जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, कुछ एजम्पशन हैं जिन्हें जानना भी जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। तो पहली है कि पारंपरिक कृषि समाज में जो जनसंख्या के विकास की प्रथम स्टेज है, प्रथम अवस्था है, उसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। ठीक है, दोनों ही हाई होते हैं। दूसरा है आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक क्रांति के साथ जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता देखी जाती है। शुरू में तो मृत्यु दर घटती है और उसके बाद फिर जन्म दर भी घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तीसरी मूलभूत अवधारणा यह है कि आर्थिक वृद्धि के साथ समाज व्यक्तिपरक और उपभोक्तावादी होता है, जिससे उनमें शिशु की कामना घटती है। चौथी है कि जनसंख्या में विस्फोट के बाद पतन होता है। ठीक है, जो कि धीरे धीरे होता है। जनसंख्या में पहले विस्फोट होता है और उसके बाद उसका पतन शुरू हो जाता है, लेकिन जो पतन होता है वो धीरे धीरे होता है, जबकि जो जनसंख्या में विस्फोट हुआ था वो तीव्र होता है। तो ये थी इसकी मूलभूत अवधारणा। अब एक एक करके इस सिद्धांत की 5 अवस्थाओं की विशेषताएं जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाओं में से प्रथम अवस्था की। इस अवस्था में परंपरागत कृषि आधारित समाज होता है तथा प्रथम अवस्था में दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी, कुपोषण, प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस अवस्था में जो समाज होता है वो धार्मिक अंधविश्वास से ग्रस्त होता है। विज्ञान का विकास बहुत ही मामूली होता है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है, लगभग 40 से 50 प्रति हजार के बीच होती है। और जो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो न्यून होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ती है। जन्म दर कम है, मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या घटती है। लेकिन यह दोनों ही हाई है, जन्म दर भी उच्च हाई है और मृत्यु दर भी हाई है। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे जो जनसंख्या वृद्धि दर है असल में जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, वो न्यून ही है, वो ठीक है, वो स्थितिक है, क्योंकि ना तो जनसंख्या बढ़ ही रही है और ना घट ही रही है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीकी देश कि ये जो प्रथम अवस्था की विशेषता है इन देशों में देखी जा सकती है। फिर आती है द्वितीय अवस्था। तो ये जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था है। ये जो आपका इस सिद्धांत का नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, वो इस अवस्था की वजह से। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि प्रथम अवस्था में जो आपकी जनसंख्या स्थिर थी, ना घट रही थी ना बढ़ रही थी, द्वितीय अवस्था में वो एकदम से उस जनसंख्या में विस्फोट होता है और वो बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जन्म दर उस प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि जन्म दर तो उच्च बना रहता है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृषि क्रांति के कारण उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, जिससे खाद्यान्न संकट और भुखमरी पर नियंत्रण पा लिया जाता है, अधिशेष की उत्पत्ति होती है। औद्योगिक क्रांति, ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, दवाइयों की खोज होती है, चिकित्सा की सुविधा मिलती है, जिससे आपका डेथ रेट जो है, मृत्यु दर है वो कम हो जाती है, जबकि जन्म दर आपका हाई बना रहता है। तो इस द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि जनसंख्या में तेजी से विस्फोट होता है और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। बात करें इस सिद्धांत की तीसरी अवस्था की, तो यह जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति की अवस्था है। द्वितीय अवस्था में तो जनसंख्या में बहुत तेजी से विस्फोट होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि में ह्रास देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साक्षरता में प्रसार होता है, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता और बढ़ते सामाजिक आर्थिक विकास के कारण जन्म दर में भी कमी आती है और मृत्यु दर तो घटता ही है। ठीक है, तो इसमें जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो 20 से 30 प्रति हजार और आपका मृत्यु दर जो है डेथ रेट वो 10 से 15 प्रति हजार होता है। तो इस प्रकार इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पूर्वी यूरोप, चीन तथा 1991 के बाद भारत भी इसी अवस्था में प्रवेश कर गया है। अब बात करें सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था की, तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या पुनः स्थितिक हो जाती है, स्थिर हो जाती है, क्योंकि इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही न्यून हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं,
आपके 10 से 15 प्रति हजार हो जाते के लगभग हो जाते हैं जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही। इस चरण में आर्थिक पूंजीवाद होता है और धर्म अंधता के स्थान पर विज्ञान और एक शिशु नीति एवं उच्च नारी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं यूएसए, कनाडा और यूके, ठीक है, ब्रिटेन। बात करें पांचवी अवस्था की, तो ये जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था है। मतलब इसमें जो जनसंख्या है अभी तक तो वो या तो एक द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, उसमें बहुत तेजी से विस्फोट हुआ और वो बहुत तेज बढ़ी। तृतीय अवस्था में क्या हुआ कि विस्फोट रुक जाता है और बहुत धीमी गति से वृद्धि होती है। चतुर्थ अवस्था में वो स्थिर बनी रहती है, लेकिन पांचवी अवस्था में वो घटनी शुरू हो जाती है। जैसे वर्तमान यूरोप में एवं विकसित देशों में नई जनसंख्या प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। इसमें क्या हुआ है कि बर्थ रेट जो है वो आपका डेथ रेट, जो आपकी जन्म दर है वो मृत्यु दर से भी कम हो गई है। ठीक है, जितना आपका मृत्यु दर था जन्म दर उससे कम हो गई है, तो इससे जनसंख्या में हरासमान वृद्धि हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो जापान। जापान में जो डेथ रेट है उसके मुकाबले बर्थ रेट, जापान में जो डेथ रेट है उसके मुकाबले बर्थ रेट बहुत ही कम है, तो वहां की जो जनसंख्या है वो घटनी शुरू हो गई है। ठीक है, और रूस, जर्मनी आदि भी इसी अवस्था में आते हैं। ये थी इस सिद्धांत की पांचों अवस्थाएं। अब हम बात करते हैं अब हम आगे देखते हैं इस सिद्धांत की क्या कुछ आलोचनाएं हैं। तो पहली आलोचना तो यही है कि यह मॉडल यूरोप के परिप्रेक्ष्य में निर्मित है, अतः अफ्रीका एवं एशिया के देशों में यह पूर्णतः लागू नहीं होता। दूसरी, इसकी सभी अवस्थाएं अनुक्रमिक प्राप्त नहीं होती। तीसरा है कि आर्थिक वृद्धि के साथ जनसंख्या वृद्धि के संबंध भी उचित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, जो आपके यूएई, सऊदी अरब, ये सब जो देश हैं, ये आर्थिक वृद्धि में तो स्टेज 4 में है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि के स्टेज में, जनसंख्या वृद्धि में ये स्टेज सेकंड में है। ठीक है, द्वितीय अवस्था में है। और फिर अगला है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश जो श्वेत लोगों के प्रवसन से बने हैं, माइग्रेशन से बने हैं, वहां कोई भी अवस्था लागू नहीं होती, अथवा स्टेज फर्स्ट से सीधा स्टेज 4 की प्राप्ति हुई है। अगले पॉइंट की बात करें तो इस मॉडल में जनसंख्या परिवर्तन के अन्य कारक जो कि माइग्रेशन है को स्थान नहीं दिया गया है, सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर की बात करी गई है। पांचवा है भारत जैसे देश डेमोग्राफिक ट्रैप में तथा फेज 2 व 3 के मध्य ही प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है ये मॉडल अत्यंत ही नियतिवादी एवं पूर्व घोषणाकारी है, क्योंकि ये कहता है कि कोई भी देश 5 एक निश्चित क्रम होते हैं और हर देश इन क्रमों से गुजरता है, इन अवस्थाओं से गुजरता है, और ये अवस्था एक के बाद एक क्रमिक रूप से होती है। तो ये एक नियति, एक निश्चितता दिखाता है और पूर्व घोषणा करता है एक तरीके से। ठीक है, इसके निष्कर्ष की बात करें तो विश्व के अधिकतर देशों में इस सिद्धांत को आधार बनाकर जनांकीय आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, परंतु कई बार सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जनसंख्या वृद्धि के साथ सीधा संबंध नहीं भी रखती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए चीन में तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद राजनीतिक व प्रशासनिक प्रयासों से जन्म दर व मृत्यु दर पर भारी नियंत्रण है, जबकि यहाँ कहा गया था कि जो आपकी 3rd और 4th स्टेज है उसमें साक्षरता और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण जो बर्थ रेट है वो घट जाता है, लेकिन चीन में क्या हुआ, ऐसा राजनीतिक प्रयासों के कारण हुआ कि आपका बर्थ रेट पर नियंत्रण पा लिया गया। जबकि अरब देशों या तेल निर्यातक देशों में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति के बावजूद भी धार्मिक कारणों से जन्म दर तीव्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।